याद होगा लास्ट टाइम हमने जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया था। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 11 है, यानी जो हमारा जो चैप्टर है अब जो रहेगा वो रहेगा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का कंसेप्ट, यानी अब हम थोड़ा सा हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट को समझेंगे। कैसे हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, वेरियस मोड कौन से हैं, इवन टेम्परेचर का कंसेप्ट, टेम्परेचर क्या है, कैसे उसको डिफ़ाइन करें, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की जो हीट से रिलेटेड है, वो सब इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप अगर चैप्टर का नाम ही देखें तो शायद आप आइडिया लगा ही चुके होंगे कि हमारा सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो यही होना चाहिए कि सर ये जो हीट होती है एक्चुअली हीट का ही मीनिंग हमें बता दें। तो हीट वर्ड को समझने से पहले मैं एक बेसिक्स आपको बता दूं। एक्चुअल में जो हम बात करें हीट की, तो ये हीट वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में शायद दो वर्ड आते होंगे, आपके भी शायद माइंड में दो वर्ड आते होंगे भी सर, जो कि हीट से क्लोज रिलेटेड है। एक होगा शायद हॉटनेस और एक वर्ड होगा शायद कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हम उसका जो आइडिया है वो लगाते हैं उसकी हीट से। और हम शायद ऐसा बोलते हैं जिसके पास हीट काफ़ी ज़्यादा है, जिसने हीट ज़्यादा कैरी कर रखी है, वो हॉटनेस वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और जिसके पास हीट बहुत कम है तो शायद वो कोल्डनेस वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। खाने में अगर बात करें तो हॉटनेस की प्रॉपर्टी चाहते हैं, वहीं आइसक्रीम जैसी चीज़ में हम कोल्डनेस जैसी प्रॉपर्टी चाहते हैं। लेकिन ये हॉटनेस कोल्डनेस के कंसेप्ट से पहले हमें थोड़ा सा ओवरव्यू जानना है कि सर हीट है क्या, हीट को डिफ़ाइन कैसे करें। अगर आप देखेंगे बेटा, आपके जो कोर्स में सिर्फ जो है रिकैप्चुलाइजेशन दे रखा है, मतलब इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना इनको। लेकिन हाँ, हम इतना पढ़ लेंगे कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाओ कि हीट है क्या। तो हीट की डेफिनेशन जो है वो दो अलग अलग तरह से दी जाती थी। पहले हीट को एक अलग तरह से डिफ़ाइन किया जाता था, आजकल एक अलग तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो दो थ्योरीज़ हैं हीट की, है ना। टू थ्योरीज अबाउट लाइट, थ्योरीज टू थ्योरी अबाउट हीट, सॉरी लाइट नहीं, हीट की हम बात कर रहे हैं। तो हीट की दो थ्योरीज हैं, जिनमें जो सबसे पहली थ्योरी है, नहीं जो ज़्यादा भी वैलिड एक्चुअल में, वो है बेटा कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी बेसिक सा आइडिया क्या है कि इस थ्योरी में ये कहा गया, भाई इस थ्योरी में ये कहा गया कि तो बेटा कैलोरीफिक थ्योरी आई, उसने एक बेसिक सा आइडिया दिया, कहा भी देखो जो हीट है ना, हीट एक्चुअल में एक फ्लूइड है। देखिए मेन बातें सुनो, क्या माना भी हीट जो है ना, हीट क्या है, हीट इज़ अ फ्लूइड, एक टाइप का फ्लूइड होता है वो। और है कैसा, उस फ्लूइड के नेचर की बात करें, भाई ये जो फ्लूइड है ये एक इनविजिबल फ्लूइड है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। पानी को तुम देख पाते हो, अदर लिक्विड्स को देख पाते हो, नहीं देख पाओगे, उनका सबका वेट होता है, लेकिन ये वेटलेस है। हीट एक्चुअल में एक फ्लूइड है जो इनविजिबल है, वेटलेस है, इवन इसका कोई स्मेल वगैरह नहीं होती, ये ऑर्डरलेस है। और उसने कहा भी अगर कोई बॉडी है, अगर हम उसके अंदर क्या करते हैं इसको कैलोरिक नाम भी दिया गया था, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कैलोरिक, इसको कैलोरिक नाम भी दिया। बोले अगर हम किसी में कैलोरिक को ऐड करते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर हम कैलोरिक को ऐड करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और अगर हम क्या करते हैं, किसी बॉडी में से कैलोरिक नाम के इस फ्लूइड को बाहर निकाल दें, माइनस कर दें उसमें से, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अब फिर क्वेश्चन आया कि सर ये जो कैलोरिक नाम की चीज़ है ये मिलती कहाँ से है, अगर हमें किसी का टेम्परेचर बढ़ाना है या कम करना है तो ये कैलोरिक लाए कहाँ से, है ना। तो ये थ्योरी ज़्यादा नहीं चल पाई और एक नया कंसेप्ट बताया गया, जो कि शायद आज हम पढ़ भी रहे हैं। एक्चुअल में हीट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो कुछ इसी से ही आज समझ सकते हैं, जो अभी हम बात करेंगे। तो इस थ्योरी को अलग अलग जगह पे नाम दिया जाता है, अलग अलग, इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोल देते हैं, डायनेमिक थ्योरी भी बोल देते हैं। तो डायनेमिक, अरे आवाज घट कर दो, थ्योरी,
ठीक है, किसका? हीट। आवाज घट कर दो यार। एक्चुअल में आज के टाइम पे एट प्रेजेंट हम समझ सकते हैं कि जो हीट को इसी से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्या है, कहा जाता है भी देखिए, हीट जो है ना, एक्चुअल में हीट एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हमें सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है उसकी, और एक्चुअली उसका रीज़न भी बताया। पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। जो हीट है क्या है, इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में ये क्या है, एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। थोड़ा सा और अगर डिफाइन करें भी, एक्चुअल में ये इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, हीट का भी। हीट नाम की प्रॉपर्टी किसके पास आती क्यों है? आपने लिखा सर हीट एक्चुअल में एनर्जी का एक फॉर्म है। अब एनर्जी तो साउंड भी होती है, एनर्जी तो लाइट भी होती है, तो ये हीट अलग कैसे है? तो एक्चुअल में आपको मैं बता दूं, देखो भाई, कोई भी आप ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी बॉडी की बात करें, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में बेटा, चाहे वो गैसेस फॉर्म में है, एक्चुअल में वो बना होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स या मोलिक्यूल। भाई हर चीज़ खाली तो होती नहीं, वो किसी ना किसी चीज़ से बनी है, मैटर से तो बनी हुई है। हाँ, हो सकता है सॉलिड है तो उन मैटर के पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस कम हो, लिक्विड है थोड़ा ज़्यादा हो, गैसेज है तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जितनी भी मैटर की स्टेट्स हैं वो सभी मैटर से ही तो बनी है। और एक्चुअल में वो मैटर के पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे नहीं होते। जो मैटर के अंदर के पार्टिकल्स आते हैं, दे आर रैंडम इन मोशन, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा। कोई कम मूव करता है तो कोई ज़्यादा करता है। तो किसी भी बॉडी के पास जो हीट होती है वो एक्चुअल में इन्हीं के मोशन की वजह से होती है, इन्हीं की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डिफाइन कर दूँ कि भी जो हीट होती है ना किसी भी बॉडी की, हीट ऑफ अ बॉडी इज़ एक्चुअली, भाई एक्चुअली है क्या, हीट ऑफ अ बॉडी इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में बेटा वो काइनेटिक एनर्जी है, हीट कुछ नहीं अलग, वो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम है। लेकिन किसकी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जो किसके पास है, पोजेस्ड बाय, जो किसके पास है बेटा, पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स किसके, ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। इसको हीट कहा जाता है। क्या कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो पार्टिकल से बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है, और उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी रुके हुए नहीं होते एक्सेप्ट 0 केल्विन। वो अपन डिफाइन करेंगे अलग से। जनरली ये मूव ही कर रहे होते हैं, और मूव कर रहे होते हैं तो भाई कोई भी चीज़ बेटा मूव करेगी तो क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भाई इसी काइनेटिक एनर्जी का ही हमने नाम कर क्या दे दिया, हमने हीट नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा भाई काइनेटिक एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको पता होगा सब बच्चों को किसकी वजह से होती है। सर वो तो ड्यू टू मोशन होती है। मोशन यानी ये पार्टिकल भी मोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये पार्टिकल भी मोशन कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? ये जो मोशन है ना बेटा, ये जनरली 3 तरीके का होता है, 3 वेज। मोशन के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? भी देखिए सर, हो सकता है कि जिस भी हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसके पास हीट हो, किसकी वजह से? पार्टिकल्स के ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो सकता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। हो सकता है कि हम जिस भी सब्सटेंस या मेटल की बात करें उसके पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा, एंड उसी को हम नाम दे देंगे क्या? हीट नाम दे देंगे। तो हीट होने का पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा, मे भी वो जो पार्टिकल हैं वो रोटेट कर रहे हो, मे भी जो उसका मोशन है वो रोटेटरी मोशन हो सकता है, यानी किसी भी सब्सटेंस के पास जो हीट है हो सकता है उसके मॉलिक्यूल के सर्कुलर मोशन की वजह से हो। किसकी वजह से हो? सर्कुलर मोशन की वजह से हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन।
वो सर्कुलर मोशन अपने एक्सिस पे भी हो सकता है, वो सर्कुलर मोशन किसी दूसरे के एक्सिस पे भी हो सकता है। एंड तीसरा केस हो सकता है कि भाई हम जिस सब्सटेंस या जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं उसके पास हीट हो ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी, या जिसको मैं बोल दूं बेटा वाइब्रेटरी मोशन। उसके जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ऑसिलेट या वाइब्रेट करने का मतलब होता है एक ही जगह के कभी लेफ्ट साइड जाना कभी राइट साइड जाना, ठीक है ना। इस तरह का मोशन लेफ्ट राइट वाला या अप एंड डाउन वाला भी बोल सकते हो। इस तरह का जो मोशन हो तो भाई मूव तो ये भी पार्टिकल कर ही रहे हैं, है ना। टू एंड फ्रो भी बोल देते हैं इसको मोशन, टू एंड फ्रो, या इसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। हो तो मोशन ही रहा है ना इन सभी केसेस में। अब मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो गई तो इसी को तो हमने हीट कहा। तो इस तरह से जो डायनेमिक थ्योरी कहती है कि भाई पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी, वो हीट अगर कैरी कर रहा है तो हीट कैरी करने का रीज़न है उनके पार्टिकल्स का मोशन। उनके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से एक्चुअल में हीट होती है। तो हीट का हल्का फुल्का बेसिक आइडिया तो हमें गया लग। अब हमें एक्चुअल में ये देखना भाई कि भाई जो हीट है ना, हीट जो है ये हमेशा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अभी टेम्परेचर भी डिफाइन करेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर, इसी डेफिनेशन से टेम्परेचर डिफाइन हो जाएगा। भाई अगर एक बॉडी है बेटा आपके पास, ये इसका टेम्परेचर T1 है और ये मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी है, आवाज घट कर दो, T2 है, और हमने मान लिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो घबराने वाली आवाज घट कर दो यार। ऐसा है तो हीट जो अपने आप है वो T1 से T2 में चली जाएगी, हायर से लोअर, ठीक है। हालांकि आगे लॉज भी पढ़ेंगे भी क्यों लोअर से हायर नहीं जाता, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सर ये जो हीट है इसके यूनिट्स क्या है, कैसे इसको मेज़र करेंगे, ठीक है। यूनिट्स ऑफ हीट। अब सबसे पहले तो एसआई सिस्टम की ही बात कर लेते हैं। एसआई सिस्टम में तो आपको पता ही है हीट एक्चुअल में एनर्जी है, तो एनर्जी का तो भाई एक ही यूनिट होता है, कौन सा? जूल, ठीक है। ये जे छोटा लगाना है, सॉरी, जूल, और कैपिटल जे लिख दो इसको, तो जूल ऐसा यूनिट है। उसके अलावा जो दूसरा यूनिट है, दूसरा मतलब जिसको अपन बोलते हैं बेटा CGS सिस्टम के अंदर, इसका यूनिट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको बता दूं कि आपको जब हीट का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तो जूल से भी ज़्यादा इस यूनिट का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कैलोरी। कैलोरी बोल देते हैं जिसको, या इसको CAL भी लिख देते हैं, कैलोरीज। आप जब भी कोई खाने की चीज़ देखते हो, कोई पैकेट है चिप्स का, कुरकुरे का, कोई भी चीज़ है इवन, तो हमेशा उस पर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू लिखी होती है कि हमें उसको खाने से जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो कैलोरीज में डिफ़ाइन किया जाता है। हालांकि आप 1 कैलोरी को डिफ़ाइन भी करते हैं, लेकिन हमें तो ऐसे डायरेक्ट अगर थोड़ा सा माइंड में रखना है तो आप याद भी रख सकते हो कि 1 कैलोरी एक्चुअल में है क्या। वैसे रेयर चांस है भी आपसे कोई पूछे, फिर भी आप 1 कैलोरी को डिफ़ाइन कर सकते हो। भाई मैं जैसे आपको बोल दूं बेटा आपके पास क्या है, आपके पास इस तरह से एक कंटेनर है और मैंने कहा भाई उस कंटेनर के अंदर क्या है, मेरे पास पानी है। क्या है? पानी, 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये जो पानी है ना, मैं इस पानी को गर्म कर रहा हूँ। मैं आपको बोलूँ भी पानी का टेम्परेचर पहले 14.5 डिग्री सेल्सियस था और मैं उसको 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाहता हूँ। देखो ज़रा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो अपने आप थोड़ी बढ़ेगी। मुझे बताओ, तुम पानी का अगर टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें इसको क्या देनी पड़ेगी? सर हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। तो हम कितनी हीट इसको दें? हम इसको कितनी हीट दें? उसी हीट को 1 कैलोरी कहा जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो सर एक्चुअल में ये क्या है, ये हीट रिक्वायर्ड की वैल्यू है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर? ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से कहाँ लिख भी सकते हो सर, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस।
इतने से इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमने हीट दी ना, दैट इज़ 1 कैलोरी, उसको हम 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं। और जब हम इनको रिलेट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो 1 कैलोरी जो होता है एक्चुअल में वो 4.186 ऑफ जूल के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आप सब बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि इवन ये यहाँ नहीं, क्लास 12th तक भी आपको बहुत काम आती रहेगी कि 1 कैलोरी के अंदर इतने जूल होते हैं। 1 कैलोरी कंटेन 4.186 ऑफ जूल, या फिर 1 जूल इज इक्वलेंट्स टू 1/4.186 ऑफ कैलोरी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, आप इसको राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.2 जूल। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए कैलोरी और इसका। चलिए नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का एक्चुअल में वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करें? टेम्परेचर होता क्या है? किसी के पास हीट है, किसी के पास कम हीट है, किसी के पास ज़्यादा हीट है, कैसे पता लगेगा? पता लगेगा उसके टेम्परेचर से। कैसे पता लगेगा? टेम्परेचर से पता लगेगा। एक्चुअल में टेम्परेचर क्या है बेटा? मेज़र है, मापन। मेज़र किसका? मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। भाई कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको मेज़र करना ही क्या है? टेम्परेचर है। अच्छा, एक डेफिनेशन और भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि भाई हीट जो है वो ऑलवेज हायर टेम्परेचर से लोअर जाती है। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो हीट है वो एक्चुअल में बता क्या रहा है? हीट बता रहा है ट्रांसफ़र को, सॉरी, टेम्परेचर बता क्या रहा है? टेम्परेचर एक्चुअल में बता रहा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट को। जो हीट है ना हमेशा हायर से लोअर जाएगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर टेम्परेचर क्या है एक्चुअल में? इज़ अ कंडीशन। एक्चुअल में टेम्परेचर एक कंडीशन है जो हमें क्या बताता है? विच tells us the direction of flow of heat। भाई हीट किधर जाएगी ये हमें टेम्परेचर ही तो बताता है, क्योंकि हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है, इसलिए हमें इसी से ही तो पता लगता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा टेम्परेचर को और अच्छे से जानना है। ठीक, हल्का फुल्का हमें पता लग गया। अब टेम्परेचर को एक्चुअल में मैं आपको बताऊं भी, ये अपनी आप में एक बड़ी ब्रांच है। टेम्परेचर की कंसेप्ट की अपने आप में एक बड़ी ब्रांच है, जिसको थर्मोमीटर बोल देते हैं जनरली। अच्छा, आपने थर्मोमीटर का भी नाम सुना होगा, मैं तो आपको थोड़ा बहुत थर्मोमीटर का बता देता हूँ। देखें, ठीक है, थर्मोमीटर, भाई नाम तो सब बच्चों ने सुना होगा, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थर्मोमीटर यूज़ भी किया है, देखा भी है। डॉक्टर के पास जनरली हम जाते हैं तो वो थर्मोमीटर से ही आपका जो है वो टेम्परेचर बताता है। आप पता लगा पाते हो कि हमें कितना फीवर है या नहीं है, वो थर्मोमीटर से ही पता लगता है। तो क्या है थर्मोमीटर? एक डिवाइस है, डिवाइस जिसका यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर को मेज़र करने का यूनिट है, डिवाइस है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर किस बेस पे काम करता है ये भी तो समझना है। वो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? बिकॉज देर आर वेरियस थर्मोमीटर्स। ठीक है ना, बहुत सारे थर्मोमीटर हैं। वेरियस क्या है बेटा? थर्मोमीटर्स हैं। ठीक है, इन विच वेरियस कंसेप्ट आर यूज्ड। उसमें अलग अलग कंसेप्ट यूज होते हैं। आपने सर ये क्यों बोला? बिकॉज आपने ही अपनी लाइफ में 2-3 तरह के थर्मोमीटर देखे होंगे। एक सबसे पुराने वाला जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जिनको कहा जाता है, जिसमें मरकरी यूज़ होती है। उसके अलावा डिजिटल वाला भी देखा होगा, और आजकल तो आपने वो स्कैनर वाला भी देखा होगा, जो आजकल कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुए। क्योंकि थर्मोमीटर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मैं कॉमन से कुछ बताना चाहूँगा, जैसे आप सबने देखा होगा मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर ये बहुत कॉमन टाइप है। एक्चुअल में मरकरी थर्मोमीटर में आपने देखा होगा कि इस तरह से, मैं एक को ही मेन एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह से एक ट्यूब रहता है मरकरी का, उसके अंदर भी एक एवन ऐसे नैरो ट्यूब बना रहता है, बहुत पतला सा। इस तरह से शायद होता होगा कुछ, है ना। और बेटा आपने देखा होगा इस पर मार्किंग भी की होती है, नंबर लिखे होते हैं वैसे एग्जैक्टली।
ठीक है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, काम कैसे करते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा। एक्चुअल में मरकरी थर्मोमीटर में यहाँ पर मरकरी फील्ड होती है। क्या होती है? फील्ड विद मरकरी। और क्या होता है, जैसे ही हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर पता लगाना होता है तो उसको मतलब इस पार्ट को टच किया जाता है। बल्ब बोलते हैं इसको जनरली। इस पार्ट को टच करते हैं। अब अगर वो गर्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपकी ही बॉडी पे अगर मेज़र करना है, तो इस पार्ट को हीट मिलती है बेटा, और ये हीट दे देता है मरकरी को। तो जो मरकरी है, मरकरी क्या करती है बेटा, एक्सपेंड होती है, फैलती है, एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब जब वो एक्सपेंड होगी तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फैलेगा तो मतलब इंक्रीज होना बेटा, वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यहाँ यहाँ कहीं भी, ठीक है ना। इस तरह से वो लेवल जो है वो इंडिकेट कर देगा, उसका लेवल इंडिकेट कर देगा भी उसका कितना टेम्परेचर बढ़ा है। क्योंकि पहले प्री डिफाइंड होता है कि भाई 1 डिग्री टेम्परेचर या 2 डिग्री टेम्परेचर से भाई उसका लेवल इतना बढ़ता है, 3 से इतना बढ़ जाएगा, 4 से इतना बढ़ेगा। इस हिसाब से मार्किंग पहले से की जाती है। तो यानी यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ, आवाज घट कर दो, हीटिंग इफेक्ट का ही कंसेप्ट यूज किया जाता है मरकरी थर्मोमीटर के अंदर। एक्सपेंशन ऑफ, आवाज घट कर दो यार, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि मरकरी थर्मोमीटर कंटेन मरकरी कॉलम। उसमें ये मरकरी कॉलम ही तो होता है बेटा, इस तरह से ये मरकरी कॉलम ही तो होता है। और मरकरी कॉलम की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, कंटेन मरकरी, ठीक है, हुज लेंथ चेंजेस। भाई एरिया तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि पतली सी ट्यूब इधर उधर जाएगा नहीं, तो लेंथ ही तो चेंज होगी। हुज लेंथ चेंजेस, इसकी हेल्प से बताया जाता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं तो बेटा गैस थर्मोमीटर में बोल दूं इसको, गैस थर्मोमीटर्स भी यूज़ होते हैं जिनमें गैसेस भरी जाती हैं। अब इसके अंदर भी 2 तरह का हो सकता है, क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम दे के गैस को भरा हो, क्या पता कांस्टेंट प्रेशर दे के गैस को भरा हो। ठीक है, तो इनमें भी इसी तरह का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो जनरली एक होता है बेटा इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स। इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट होगा कहीं पर। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, एक वायर होती है प्लेटिनम की, उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो कई बार इसको प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहा जाता है। थर्मोमीटर होता क्या है भाई, जैसे ही गर्म चीज़ के साथ टच करते हैं तो वो जो प्लेटिनम की वायर है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाता है विद टेम्परेचर। ये क्लास +2 में कंसेप्ट पढ़ोगी कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और रेजिस्टेंस चेंज होते ही करंट की एक अलग वैल्यू चली जाती है। उसमें एक डिजिटल बोर्ड सा लगा होता है, उसमें बता दिया जाता है भी हाँ इतना टेम्परेचर आ गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी होते हैं जिनके अंदर EMF का कंसेप्ट यानी वोल्टेज का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे थर्मोमीटर भी होते हैं जिनमें वोल्टेज का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, जैसे उनको जनरली बोल देते हैं थर्मो इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस या EMF। ठीक है, वोल्टेज के कंसेप्ट पे बेस। उसके अलावा होते हैं बेटा पायरोमीटर्स। ठीक है, ये रेडिएशन बेस्ड होते हैं, जो आजकल चलते हैं रेडिएशन बेस्ड। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या होते हैं बेटा, थर्मोमीटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगह यूजेस होता है इनका एक्यूरेसी पर्पस के लिए। नाउ अब है वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। वेरियस टेम्परेचर स्केल्स का मतलब टेम्परेचर कभी डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं, कभी फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, कभी केल्विन भी नाम आपने सुना होगा, कभी र्यूमर भी नाम सुना होगा, रैंकाइन भी सुना होगा। बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, है ना, अलग अलग जो होते हैं भाई। इन सब का ऐसा क्या सीन है, हम कई बार मतलब जनरली हम बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो हम डिग्री सेल्सियस में बता देते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाएं तो वो क्या करता है आपको पता ही होगा शायद, वो आपको फ़ारेनहाइट में बताता है। ऐसा क्यों भाई, हर जगह एक वाला ही क्यों नहीं यूज़ करते, और एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे जो हैं वो आपके टेम्परेचर के स्केल होते हैं, मतलब 4 से 5 जो जनरली रहते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अलग अलग स्केल बनाए गए, लेकिन एक कॉमन चीज़ याद रखना भाई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए, लेकिन
उन सब की एक खास बात थी कि जो टेम्परेचर स्केल था ना, उसमें दो मेन चीज़ें ली गई, आपको वो पता होना चाहिए बेटा। क्या एक लिया गया? एक लिया गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक लिया गया अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसको LFP भी बोल देते हैं, इसको UFP भी बोल देते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट? देखिए, जब भी हम किसी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, कोई बात नहीं, डिग्री सेल्सियस में मेज़र करो चाहे आप केल्विन में मेज़र करो, लेकिन रेफरेंस किसी को लेके चलना पड़ता है। जी हाँ सर, बिल्कुल रेफरेंस लेके चलना पड़ता है हमें हर एक चीज़ का। तो क्या किया गया, रेफरेंस लिया जाता है जनरली पानी को। पानी का भी कौन सा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट और पानी का मेल्टिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इन दोनों को रेफरेंस लेके किया जाता है। अगर हम बात करें लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक्चुअल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब आप समझ सकते हो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम यहाँ बात कर रहे हैं जब वो फ्रीज़ होता है या फिर फ्रीज से वो मेल्ट होता है, कुछ ऐसे लिख सकते हो। तो मेल्टिंग भी लिख सकते हो या फिर मैं यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। किसका? पानी का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको ही लिया गया लोअर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट किसको लिया गया? बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को। किसका भी? ये भी पानी का। अब अगर मैं आप सब से पूछूं कि आप सब ने कुछ नाम सुने होंगे स्केल्स के, तो मैं पहले तो उनको लिख दूं यहाँ पर, मैं इसी के अंदर ही लिख देता हूँ, ऐसे कुछ लाइनें लगा देता हूँ। चार ही बहुत है वैसे तो, कितने मर्जी लिख सकते हैं, 5 एक हैं। तो क्या हुआ, जब डिग्री सेल्सियस की बात आई, किसकी बात आई बेटा? डिग्री सेल्सियस की बात आई, तो उसने क्या किया, उसने जब अपने यूनिट मतलब डिग्री सेल्सियस को यूनिट बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट, इसको भाई आइस पॉइंट भी बोल देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो, कुछ किताबों में आइस पॉइंट लिखा हो, इसको आइस पॉइंट भी लिख देते हैं। और इस नीचे वाले को स्टीम पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये इन्हीं का नाम है। तो क्या किया गया, सेल्सियस, भाई सेल्सियस बंदे ने क्या किया, सेल्सियस ने एक स्केल बनाया टेम्परेचर को मेजर करने का अपने डाटा के अकॉर्डिंग। उसने देखा भाई जो आइस पॉइंट है, या जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है, बर्फ़ से पानी बनना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को इसने मेज़र किया और उसको इंडिकेट किया इसने 0 डिग्री सेल्सियस से। और जब पानी जो बॉयल होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को इसने मार्क किया 100 डिग्री सेल्सियस से। यानी सेल्सियस ने लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया 0 डिग्री सेल्सियस को, अपर फिक्स्ड पॉइंट लिया 100 डिग्री सेल्सियस को, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का, वो होता है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन स्केल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन स्केल। उस बंदे ने क्या किया, 0 से लेके 100 तक जो है टोटल कितने 100 डिवीज़न बना दिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो भी 100। तो ये काम किया भैया सेल्सियस ने। ऐसे ही भाई साहब आए हमारे कौन, फारेनहाइट। उसने भी अपना एक स्केल बनाया, और फारेनहाइट का जो स्केल था उसके अकॉर्डिंग जब उसने अपने डाटा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब देखा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आइस पॉइंट है या मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, वो उसको मिला 32, तो 32 डिग्री फारेनहाइट। और जब उसने स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने डाटा के अकॉर्डिंग निकाला, वो आया 212 डिग्री फारेनहाइट। और इन दोनों का डिफरेंस 212 में से 32 माइनस करें तो आई थिंक 180 आता है। तो उसने इस 32 से लेके 212 तक टोटल 180 डिवीजन्स बना दिए। अब फिर आए भाई केल्विन की बारी, क्योंकि ये मैं सबसे पहले सबसे मेन लिख रहा हूँ। फिर केल्विन भाई साहब आए, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्केल है वो यही है केल्विन का। तो केल्विन के अकॉर्डिंग जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है या आइस पॉइंट है, पानी जिस केस में जो है वो आइस में बदलता है या आइस जिस केस में मेल्ट होती है, वो जो उसको मिला टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, तो वो है 273.15 केल्विन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 273 भी लिख सकते हैं। और जिस पे पानी स्टीम में बदलना स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी आप जिसको बोलते हो, वो है 373
373.15 केल्विन, या अप्रोक्सीमेटली आप इसको 373 केल्विन भी बोल सकते हो, और इसको अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन भी बोल सकते हो। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन बनाए गए वो 100 बनाए गए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और भी थे, जैसे र्यूमर नाम से भी एक स्केल था, REAUM, आई थिंक सो ER होता है र्यूमर। हाँ, र्यूमर स्केल भी बनाया गया। भाई एक इंसान है, ये भी उसने अपने नाम पे बताया। तो उसने देखा भाई मेरे अकॉर्डिंग जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट या आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री र्यूमर होता है, और जब पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट करता है वो होता है 80 र्यूमर के आसपास। और उसने क्या किया, 0 से लेके 80 र्यूमर तक टोटल 80 ही पार्ट कर दिए, 80 डिवीज़न बना दिए, हर एक डिवीज़न जो है वो 1 र्यूमर के बराबर है। तो ये 4। ऐसे एक रैंकाइन भी होता है, लेकिन उसकी अभी आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है रैंकाइन वाले को पढ़ने की। ठीक है। तो इस तरह से बेटा अलग अलग जो है वो टेम्परेचर के स्केल दिए गए, ये अलग अलग लोगों ने। अगर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन या 0 र्यूमर, ये एक ही बात है, ये एक ही टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस को 212 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं, 373 केल्विन भी बोल सकते हैं, और 80 डिग्री र्यूमर भी बोल सकते हैं। ये सभी एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी ये सभी एक ही टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क है सिर्फ स्केल का। अच्छा, इन सब की एक खास बात भी थी, हम इनको कन्वर्जन भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि कहीं किसी को डिग्री सेल्सियस में दिया हो, हम उसको फ़ारेनहाइट में निकालना चाहें, फ़ारेनहाइट में दिया है केल्विन में निकालना चाहें, तो उसका भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं कन्वर्जन फॉर्मूला, बहुत ही ईजी है। कौन सा? टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला, गर्मा गर्म फॉर्मूला इसको बोल दिया जाता है, नहीं, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला बहुत ही आसान है। आप ध्यान रखना एक छोटी सी बात जो हर एक के लिए वैलिड है, किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए है। भाई आप जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं, टेम्परेचर ऑन दैट स्केल, जिस भी स्केल पे आवाज घट कर दो देख रहे हैं, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, आवाज घट कर दो यार, नंबर ऑफ डिविजन्स उस स्केल पे कितने हैं, या फिर अपर माइनस लोअर, ये भी कर ही सकते हो। ये हमेशा बेटा कांस्टेंट होता है, आप चाहे किसी भी स्केल के लिए करो, किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए ये डाटा लिखो, ये कांस्टेंट ही होता है। अब लिखें अगर, तो मैंने आपको 4 स्केल बताए, तो उन चारों के लिए लिखते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, पहला डिग्री सेल्सियस का था, तो अगर मुझे वैल्यू डिग्री सेल्सियस के अंदर, मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के अंदर लिखना है, तो माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 था, और उसके अंदर हमने 100 डिवीजन बनाए थे। और अगर हम दूसरे की बात करें, तो आपको याद हो अगर फ़ारेनहाइट की, तो टेम्परेचर की वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट जो कि 32 था आई थिंक सो, और उसके अंदर नंबर ऑफ डिवीज़न थे 180। इसी के अलावा अगर हम बात करें केल्विन वाले की, तो केल्विन के अंदर टेम्परेचर माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट था ये, और उनके अंदर डिवीज़न थे 100। फिर हमने जो था र्यूमर का पढ़ा था, टेम्परेचर इन र्यूमर माइनस वो लोअर फिक्स पॉइंट 0 था और डिवीज़न थे 80। तो बेटा ये सारी वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं, ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी टेम्परेचर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ये है कन्वर्जन फॉर्मूला। थोड़ा सा और अगर इस फॉर्मूले पे हम देखें ज़रा, तो भाई इस 0 को तो माइनस कर ही दो, तो सीधा लिख दो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन र्यूमर डिवाइड बाई 80। अच्छा, इसको भी फर्दर आप देखो ज़रा नीचे यार, डिवाइड किया जा सकता है पूरे को। किससे डिवाइड किया जा सकता है? अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा? 5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करो यार, डिवाइड तो क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो ये आया टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाई अगेन 5 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन र्यूमर बाई 4। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला और बन गया, ये इससे भी आसान वाला, आप किसी को भी किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ये कन्वर्जन का एक फॉर्मूला आ गया। तो टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में माइनस लोअर पॉइंट 0 डिवाइड बाय इसके सेल्सियस में नंबर ऑफ डिवीज़न 100 थे। इसके बाद अगर आपको याद होगा फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू माइनस 32 डिवाइड बाय इसके नंबर ऑफ डिवीज़न दैट इज़ 180।
इसी तरह से केल्विन के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू माइनस का 273.15, या आप इसको 273 भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज़ 100, और र्यूमर के अंदर वैल्यू -0 डिवाइड बाय 180। ये सभी बराबर हैं। इवन आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 100 must be equals to change in temperature in degree Fahrenheit divided by 180 must be equals to change in temperature in Kelvin divided by 100 must be equals to change in temperature in Reaumur divided by 80। ये वाला फॉर्मूला भी आप इनके लिए लिख सकते हो। अब सर कुछ क्वेश्चंस इस पे बताएं, तो मैंने कहा बेटा चलो इस पे एक दो एग्जांपल्स से डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन में कहा गया कि बेटा आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस चीज़ को। आपसे कहा भी किसी बंदे का जो टेम्परेचर है ना वो 40 डिग्री सेल्सियस है। लेट अस सपोज किसी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। कहता है कि भाई इस 40 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री फारेनहाइट में। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस वैल्यू है, आपको इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, बोले सर ये रहा जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है, इससे काम चल जाएगा क्योंकि इधर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का कंपैरिजन ही तो है। मैंने कहा बिल्कुल इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 100, क्योंकि -0 करेंगे इतना ही आएगा, इज इक्वल्स टू वैल्यू इन फारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 180। पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेता हूँ। देखिए 0 से 0 कैंसिल, इवन इसको कट करना है तो ये 18 इधर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 18/10 वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू इन फारेनहाइट -32। हाँ, इसी को फर्दर से मैंने थोड़ा सा सोल्व किया। इसको फर्दर मैंने जब सोल्व किया तो बेटा ये मेरे पास आया कि वैल्यू इन फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 18/10 को अपन 9/5 लिख सकते हैं इन डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो माइनस इधर आके प्लस बन गया। अब आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस में 32, आई थिंक सो दिस इज 8 9 8 72, आई थिंक सो है ना, 72 प्लस 32 इट्स 104 डिग्री फारेनहाइट। यानी जो बेटा 40 डिग्री सेल्सियस होता है वो एक्चुअल में 104 डिग्री फारेनहाइट होता है, यानी 104 के बराबर होता है 40 डिग्री। तो ये तो हो गया पहला और सिंपल सा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चंस और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट अस सपोज मैंने तुमसे कहा बेटा, मैंने तुमसे कहा कि जो है मुझे आप ये बताओ कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन या ऑन विच वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन विच वैल्यू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट स्केल आर इक्वल, कौन सी वैल्यू पे इन दोनों की रीडिंग सेम होगी। अब इन दोनों की रीडिंग सेम होने का मतलब कहता है भी जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे दिखा रहा है वही टेम्परेचर फारेनहाइट पे दिखा रहा है, ये दोनों बराबर करने हैं। चलो इनको मैंने x मान लिया, इस बराबर वैल्यू को। अब फॉर्मूला हमें पता है, टेम्परेचर इन आपका सेल्सियस डिवाइड बाय 100 मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर इन फारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 180 होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब इसको भी मुझे x लिखना है, x डिवाइड बाय, देखो इसको मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ 2 पे, ये 2 5 गया और ये 2 9 जा गया। ठीक है, तो डिवाइड बाय 5 मस्ट बी इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फारेनहाइट, इसको भी x ही लिखना हमें, -32 डिवाइड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस, अच्छा 32 5 जा कितना होता है, आई थिंक सो 160 होता है ना। तो ये बेटा इधर आ गया आपके पास और ये इधर चला गया, ये बचा आपका 9x माइनस का 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 160, तो ये आपके पास बचा 4x इज इक्वल्स टू माइनस का 160, x इज इक्वल्स टू 160/4, आई थिंक सो इट्स -40। यानी जब हमारा जो टेम्परेचर का वैल्यू -40 होगा तब डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फारेनहाइट में सेम वैल्यू होगी, यानी -40 जो है ये वैल्यू आपको सेल्सियस स्केल पे और फारेनहाइट स्केल पे सेम मिलती है, दोनों का लेवल सेम होता है। मैंने इस बार आपको थोड़ा सा अलग कहा, मैंने कहा भाई देखें क्या हो रहा है, आपको वो वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर
व्हेन रीडिंग जो है ना, रीडिंग वो डबल है, ठीक है, ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल टू द फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, व्हेन रीडिंग ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल इज डबल ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। कि मान लीजिए फ़ारेनहाइट स्केल पे कोई वैल्यू x दिखा रहा है, तो डिग्री सेल्सियस स्केल पे वो 2x दिखा रहा है वैल्यू, ठीक है। हमें एक्चुअल में ये x ही बताना है क्या है। तो भाई सर बहुत ही आसान क्वेश्चन आपने दे दिया अगेन। तो वैल्यू जो सेल्सियस स्केल पे है बाय 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू जो फ़ारेनहाइट स्केल पे है -32 डिवाइड बाय 180। फॉर्मूला तो यही लगाना है। अब ये आपको मैंने कह दिया, अब इस पे तो डबल दिखा रहा है 2x है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू इस पे तो x ही है -32 डिवाइड बाय 180। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो यार, पहले तो इसको लिख दो 2x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू x -32 डिवाइड बाई 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सोल्व कर सकते हैं। तो ये 18x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 32 5 से आई थिंक 160 आ गया। तो इसको इधर ले जाए ना, 13x इज इक्वल्स टू माइनस का 160, x इज इक्वल्स टू माइनस का 160 बाई 13। इससे आप इजीली सोल्व कर लोगे, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल बनाने हो बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं, आप इन एग्जाम्पल्स को केल्विन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। भाई उधर केल्विन वाला भी तो है, हम केल्विन भी तो बता सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए भाई बताओ 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने केल्विन के बराबर है। तो ये तो आपको चलो डायरेक्ट भी पता है, अदरवाइज आपको पता है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 100। अच्छा केल्विन वाला अगर याद हो तो टेम्परेचर इन केल्विन -273.15 डिवाइड बाई 100। अब अगर इस फॉर्मूले को देखें और इसका यूज़ करें तो सर 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, तो हमें टेम्परेचर केल्विन में बताना है, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस वाले में ऐड कर देंगे 273.15। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने आपको ये 0 दिया, तो 0 + 273.15, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 273.15 केल्विन इज़ द राइट आंसर। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा और देखें एग्जांपल कुछ, क्योंकि टेम्परेचर स्केल से बेटा क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको इसी पे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो टेम्परेचर स्केल पे लेट अस सपोज आपको ना कोई नया ही स्केल दे दिया, आपको क्वेश्चन में कहा भी देखो एक न्यू स्केल है टेम्परेचर का कोई, तो कहते हैं भाई उसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है ना उस स्केल पे, वो मान लीजिए मैंने 5W लिख दिया, मुझे नहीं पता W यूनिट का क्या नाम है, और उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो मान लीजिए हमारे पास 105W है, ठीक है। तो आपको ये नई स्केल की इन्फॉर्मेशन दे दी भी ये एक नया स्केल है, इसका LFP और UFP इतना है। तो आपको कहा कि मुझे ये बताओ इस स्केल पे एक रीडिंग आ रही है 25W, ये 25W जो है वो एक्चुअल में कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है ना। कन्वर्ट 25W इंटू डिग्री सेल्सियस। बोले सर कैसे करें, मैंने कहा बहुत आसान है, आपको मैंने एक चीज़ सिखाई हुई है, और आवाज घट कर दो, रीडिंग माइनस उसका LFP डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, यानी UFP, आवाज घट कर दो यार, ये जो है कांस्टेंट होता है। अब आपको क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस का जिक्र मिल रहा है और एक नया स्केल है W वाला, तो वैल्यू इन W स्केल माइनस उसका LFP, शायद आपको क्वेश्चन में अभी भी मैंने देखा 5 है, डिवाइड बाय UFP 105 है और ये 5 है, तो ये 100 ही लिख दो। अच्छा डिग्री सेल्सियस के साथ कंपेयर करना है, तो इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाई 100, तो ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला जब लगाया जैसे ही 100 से तो 100 कैंसिल हुआ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन W माइनस का 5। ये आपको बेटा मैंने 25 कहा, तो 25 - 5 कितना आया 20, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। हो गया क्वेश्चन, देख लो आसान था। तो नया स्केल कंपेयर करवा के आप कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। चलो इवन एक क्वेश्चन और, जैसे मैं आपको बोल दूँ इसी जैसा ही बिल्कुल है, आप अपने आप कर सकते हो। एग्जांपल है, मैंने जैसे तुम्हें कहा भी कोई एक नया स्केल है, उसका LFP जो है और UFP है। अच्छा क्वेश्चन में LFP UFP ना बोल के आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट ऐसा जिक्र कर सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए है -20, ठीक है, ये है -20 इस तरह से मान लीजिए, और ये है आपका 180 मान लो, ये मान लीजिए बेटा 180 है, ठीक है, 2 दे दी। अच्छा आपको क्या कहा क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है, किसी स्केल पे LFP जो है -20 है, UFP 180 है, तो आपने क्या करना है, कहते हैं भी कन्वर्ट करो 5 डिग्री सेल्सियस को इस स्केल पे वैल्यू कितनी होगी, ये 5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जब तुम इस स्केल पे चेक करोगे वो कितनी आएगी, आपको ये बताना है, ठीक है।
तो बोले सर फिर से आसान चीज़ ही तो दे दी। अब आपको पता है भी ये डिग्री सेल्सियस पे है, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर वैल्यू -0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज़ 100 इज इक्वल्स टू, इस स्केल पे वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, टी मान लेता हूँ, माइनस इसका LFP दैट इज़ -20 डिवाइड बाय इनका डिफरेंस, तो 180 माइनस का -20, तो बेटा ये आपके पास आया 5 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू टी प्लस 20 बाय 200। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुई, तो ये आया 10 इज इक्वल्स टू टी प्लस 20, तो टी जो आया वो आया 10 माइनस 20 दैट इज माइनस का 10, तो यूर आंसर इज -10। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सारे आप बना सकते हो, मतलब और क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अब मतलब कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, और मान लीजिए तुमसे कह दिया जाए कि लेट अस सपोज, एक एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल ही करते हैं, तुम्हें कहा कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल जो है उस पर मान लीजिए टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री चेंज हो रहा है, तो आप मुझे बताओ फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज हो रहा है। कि कहीं पर मान लीजिए आपको कहा टेम्परेचर हमने क्या किया डिग्री सेल्सियस पे 60 चेंज किया, तो फारेनहाइट पे कितना चेंज होगा, ये बता दो। मतलब बहुत आसान है सर, आपने बताया चेंज इन डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू चेंज एट फारेनहाइट स्केल डिवाइड बाय 180 इज इक्वल्स टू चेंज एट केल्विन स्केल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू चेंज इन रिमर स्केल डिवाइड बाय 80। बस इसको कंपेयर कर लो बेटा, यहाँ पर आपको ये वैल्यू दे दी मैंने 60 और ये वाली आप निकाल सकते हो, आप आंसर निकाल लोगे। ये चेंज वाला फॉर्मूला भी यहाँ लगाया जा सकता है, कुछ नहीं आनी है। ओके सो ये थे आपके कुछ टेम्परेचर स्केल्स के क्वेश्चंस, आई थिंक सो आप इनको कर सकते हो, काफ़ी इजी है। नाउ हमारा जो नया कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा, वो कुछ टेम्परेचर से ही रेलिवेंट है, आप ऐसा समझा जा सकता है, ठीक है ना। वो है बेटा कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है, हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो का कंसेप्ट पढ़ना है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। अच्छा एब्सोल्यूट ज़ीरो जिसको कि हम जीरो केल्विन भी बोलते हैं, जिसको हम जीरो के भी लिख देते हैं, जो ओके की तरह पढ़ा जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है क्या, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये बहुत ही स्पेशल टेम्परेचर है, बहुत ही स्पेशल एब्सोल्यूट ज़ीरो जिसको कहा जाता है। अगर जैसे हम डिग्री सेल्सियस में जनरली पढ़ते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में आपको पता है कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट होता है, और 0 से कम करते जाएं तो वो और ज़्यादा ठंडा होता जाता है। तो क्या इस तरह से नेगेटिव में टेम्परेचर चलता ही जाता है? ऐसा तो नहीं होगा, किसी भी बॉडी का कम से कम टेम्परेचर कुछ तो होता होगा ना। तो ये वही चीज़ है। एक्चुअल में आप ऐसे समझ सकते हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है मिनिमम से मिनिमम जब जो है पार्टिकल्स का मोशन ही बंद हो जाता है। बिकॉज आपको पता है टेम्परेचर जो है वो हीट की वजह से होता है, और हीट होती है मोलिकुलर मोशन की वजह से। और मैंने कहा कि अगर वो मोलिकुलर का मोशन ही बंद हो जाए, मोशन ही सीज हो जाए, उस केस में हीट जीरो होगी और टेम्परेचर भी उसका ज़ीरो हो जाएगा। उसी नेगेटिव टेम्परेचर को दैट नेगेटिव टेम्परेचर एट विच मोलिकुलर मोशन जो है ना, मोलिकुलर मोशन जो है क्या हो जाता है, स्टॉप्स। अगर मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो गया जो है बेटा, वो हीट जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे 0 केल्विन, या अपन बोल देंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। और एब्सोल्यूट ज़ीरो की अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, जो 0 केल्विन है या एब्सोल्यूट ज़ीरो है, इसकी वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 केल्विन है, और अगर मैं इस केल्विन को डिग्री सेल्सियस की टर्म में बताऊं, क्योंकि हम तो यार डिग्री सेल्सियस की टर्म में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो डिग्री सेल्सियस की टर्म में ये होता है आपका 273.15। अब ये चीज़ पता कैसे लगी भी, हाँ कि इतना ही सबसे कम होगा, करके देखा होगा? नहीं, करके नहीं देखा एक्चुअली, ठीक है। तो कैसे, अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले समझो बेटा, ये जो है ना सबसे कम वैल्यू होती है, इससे कम पॉसिबल ही नहीं कभी, इससे कम कभी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि सर ये जो है ना लोवेस्ट वैल्यू है बेटा, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होती है, इससे कम कभी नहीं होता। इससे ये भी पता लगता है भी 0 केल्विन है ना,
तो केल्विन स्केल कभी नेगेटिव नहीं हो जाता, देयर इज नो नेगेटिव रीडिंग ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे कभी माइनस में नहीं रीडिंग होती, बाकी सभी स्केल में मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई, जीरो केल्विन पे ऐसा क्या हुआ? तो मैंने आपको कहा हीट जीरो है। हीट जीरो का मतलब मोलिकुलर मोशन तो रुक जाए, मोलिकुलर मोशन जो है बेटा वो क्या हो गया था, जीरो केल्विन पे स्टॉप हो गया था, रुक गया था। अब स्टॉप होने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो भाई हीट नहीं है, हीट नहीं है तो टेम्परेचर भी नहीं है। ठीक है ना, दैट्स वाई। अच्छा, इसको ऐसे निकाल के देखा गया, कैलकुलेट किया गया, कैसे मतलब ग्राफ से बनाया गया। तो क्या किया गया, सबसे पहले आइडियल गैस ली गई, और आइडियल गैस का जैसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, फिर एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखा। जैसे मान लीजिए पहले हम बात करते हैं आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ली गई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ली गई। ठीक है, यानी वॉल्यूम को उसका कांस्टेंट कर दिया गया। अब हालांकि आपको आइडियल गैस की इक्वेशन पता हो, आई थिंक सो सब बच्चों को ही पता होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन आपने सुनी होगी। अब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, n वैसे ही कांस्टेंट होता है, R वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो यानी जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल ठीक कहा। तो क्यों ना हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखें, हम क्या करें बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने इंडिकेट कर दी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये मान लीजिए जीरो वाला पॉइंट है, ओए आवाज घट कर दो। सेल्सियस है, ये सेल्सियस में लिखेंगे। टेम्परेचर यहाँ जो है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर है, प्रेशर आप आवाज घट कर दो यार। आप पास्कल में भी मेजर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या किया गया, ऐसे अलग अलग गैसेस को लिया गया और ग्राफ प्लॉट करके देखा। लेट अस सपोज कोई ए नाम की गैस है, और उसके लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किया, और वो ग्राफ जो हमें मिला वो कुछ ऐसा मिला। कोई ए नाम की गैस के लिए हमें ग्राफ ऐसा मिला। लेट अस सपोज ये कोई ए गैस है। ठीक है, ये गैस का ये ग्राफ इंडिकेट क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, ग्राफ सब कुछ सही था। तो हमने क्या देखा गया, फिर थोड़ा सा और चेक किया गया। जैसे पहले तो मैं इस ग्राफ को आगे मिला देता हूँ, क्योंकि हमें इस नेगेटिव वाले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, किसी दूसरी गैस के लिए ग्राफ बनाया गया, तीसरी के लिए, सबके लिए ऐसे ग्राफ बना के देखा गया, सबके लिए। अरे भाई ये ग्राफ तो है पॉजिटिव साइड का, मतलब प्रेशर जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली वाला रिलेशन, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन लॉजिकल सोचो, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा? तो क्या देखा आपने, जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे थे, जो प्रेशर है वो भी कम होता गया, होता गया, होता गया। ऐसा समझो, जैसे जैसे बेटा क्या करते कि हम टेम्परेचर को कम करते कि प्रेशर कम होता गया, और हमें क्या पता लगा कि एक ऐसा स्पेशल पॉइंट आया, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट आया कि प्रेशर ज़ीरो हो गया। हाँ सर, ये ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। सिर्फ इस गैस के लिए नहीं, और भी गैसेस कंसीडर की गई, और भी गैसेस बनाई गई। जैसे मान लीजिए ये एक कोई गैस है, ये कोई गैस बी है, इसके लिए भी जब चेक किया गया, जब इसको बैक में ड्रॉ किया गया, तो देखो सेम पॉइंट पे वहाँ पर जाके ये भी जीरो हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे अलग अलग गैसेस कंसीडर करके देखी गई, तो सभी के केस में हमें कुछ ऐसा ही मिला। इधर वाला जो ग्राफ था वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला ही मिला, लेकिन जब इनको बैक में ड्रॉ करते हैं ये सभी एक ही पॉइंट पे मिल रहे थे। ये ए के लिए था, ये बी के लिए था, ये सी के लिए। यहाँ पर ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि सर प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन लॉजिकली यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं प्रेशर भी डिक्रीज़ होता गया। और एक ऐसा स्पेशल पॉइंट आया, एक्चुअल में कौन सा था, ये -273.15 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर ज़ीरो हो गया। बोला यार ये पॉइंट तो बहुत खास है, तो इसी को नाम दिया गया जीरो केल्विन। कि भाई हर एक गैस, कोई भी आइडियल गैस है तो उसका टेम्परेचर कम करते जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है। देखो ऑब्टेन ही किया गया, ये सिर्फ ग्राफिकली पता लगा, एक्सपेरिमेंटली ही डाटा से ये बनाया गया, क्योंकि जीरो केल्विन तक तो पहुंच ही नहीं पाए आज तक। हम जीरो केल्विन टेम्परेचर तो कभी ऑब्टेन कर ही नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया सा मिला कि भाई देखो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटने से प्रेशर घटेगा ना। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस बिकम जीरो। कब? एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज नोन एज, इसी को क्या कहा बेटा, जीरो केल्विन,
या एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसलिए इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा। जैसे ये ग्राफ हमने आइडियल गैसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के किया गया, तो बिल्कुल वैसा ही हमने क्या किया, आइडियल गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख के देखा गया, सॉरी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के देखा है, टेम्परेचर को तो हमने चेंज करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के देखा गया और सेम ऐसा ही एक ग्राफ प्लॉट किया गया, एक ग्राफ प्लॉट किया गया। तो लेट अस सपोज इस साइड में जो है ग्राफ के हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंडिकेट किया। अच्छा, इस टाइम हम पिछली बार में कांस्टेंट वॉल्यूम किया था ना, हाँ, तो इस बार कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं अपन, सॉरी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि पिछला हमने कांस्टेंट वॉल्यूम रख के किया, तो इस बार हम कांस्टेंट प्रेशर रख के कर रहे हैं। तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, पी को कांस्टेंट रखा गया और ग्राफ प्लॉट किया गया वॉल्यूम में और टेम्परेचर में। अगेन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखा गया और ये नेगेटिव टेम्परेचर, मान लीजिए अगर दोनों तरफ देखना हो, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से ये किया गया। अब वही सेम आइडियल गैस है भाई, आइडियल गैस है तो सर हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT है, तो भाई nR तो आपको पता है कांस्टेंट है, इधर से इस पर P कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली हुआ T के। अगर V डायरेक्टली है तो अगर हम किसी गैस के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, इधर किसी एक गैस के लिए, ये किसी दूसरी गैस के लिए, ये किसी तीसरी गैस के लिए। तो हमें अलग अलग गैसेस के लिए इस तरह से ग्राफ मिल गए। लेट अस सपोज ये A है, ये B है और ये C है। इंडिकेट क्या करती है स्ट्रेट लाइन, कि V और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये बात तो समझ आती है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो होना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब कि भी टेम्परेचर को घटाते जाए तो क्या होगा, तो क्या दिखागा भाई, जब इसको पीछे लेके गए तो ये यहाँ पर आके कहीं मिला, इसको जब लेके गए तो ये भी यहाँ पर आके कहीं मिला, इसको जब बेटा लेके आए तो ये भी यहाँ पर आके मिला। क्या पता लगा कि सारे के सारे इस पॉइंट पर आके 0 वॉल्यूम दिखा रहे हैं, यानी सभी का वॉल्यूम भी 0 हो गया। कब, जब इस टेम्परेचर पे आए। और ये भी कौन सा है, ये वही अगेन 273.15 है डिग्री सेल्सियस में, या जिसको अपन 0 केल्विन बोला। यार ये पॉइंट तो बहुत खास निकला, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम भी 0 हो गया जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो सर ये ही वो खास पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, एब्सोल्यूट 0। तो अगेन क्या मिला हमें, कि जो वॉल्यूम है ऑफ ऑल गैसेस जो है वो क्या हो गया, बिकम 0 कहाँ पर, एट -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, दिस इज नोन एज 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0। तो इस तरह से हमने एब्सोल्यूट 0 को डिफाइन कर दिया, ठीक है।